हो नमस्कार। बहुत डाउट पूछते रहते हो ना सब, सवाल बताइए सवाल बताइए। तो कुछ क्वेश्चन लेके आ गए, ठीक है। मैं एक एक करके सॉल्व करता जाता हूँ। इसमें सब टाइप का सवाल होगा, सब टाइप के क्वेश्चन होंगे। मीन्स 3 लेवल, इन्फिनिटिक्स में हमने बच्चों के 3 लेवल के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है सब कुछ। तो बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक वाले जो हैं, एक मिड सेक्शन वाले थोड़ा सा उनसे ज़्यादा जानते हैं उनके लिए, और एक जो थोड़ा ऊपर है उसको परसेंटेज में डिनोट करना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ठीक है। तो चलो, तो पहले मैं सारे सवाल को सॉल्व कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर देते हैं, बाद में इसको हम फिल्टर कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। ओके, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ स्टूडेंट प्लॉट्स वोल्टेज एंड करंट ग्राफ, यानी वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ्स फॉर 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विथ रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3. Among all resistance, which one is greatest and which one is the lowest या least, एंड व्हाट इफ वे रिवर्स द डायग्राम। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस है, एज यू नो, R1, R2, R3, उनके लिए ग्राफ प्लॉट हुआ है, VI ग्राफ प्लॉट किया है, और हमको पता लगाना है कि कौन सबसे हैवी रेजिस्टेंस है और कौन सबसे कम वाला है। अभी चालाकी क्या किया है, यहाँ पे तो इसने बोला है वोल्टेज और करंट ग्राफ, है ना, VI ग्राफ। लेकिन आप यहाँ नीचे देखो ध्यान से अगर, तो ये करंट Y एक्सिस पे है और वोल्टेज यहाँ है X एक्सिस पे। तो बेसिकली ये IV ग्राफ हो गया। पहले तो इतनी बात समझो, ये VI ग्राफ नहीं है, IV ग्राफ है। अब सवाल उठता है कि सर इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो हाँ भाई साहब, फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ग्राफ में देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। अगर ट्रिगो बेसिक ट्रिगो आपने पढ़ा है तो tan थीटा होता है। अच्छा, स्लोप कहाँ देखा होगा? अगर मैथ्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा है। तो ये जो m है ना, ये स्लोप ही है, ठीक। इतनी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं फटाफट आपको आंसर बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फंडामेंटल बातों को समझें। पहले आप ये समझें कि VI ग्राफ और IV ग्राफ होने पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये IV ग्राफ है, स्लोप tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होता है भाई साहब? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, यानी Y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई X एक्सिस की क्वांटिटी। यानी इस ग्राफ में Y एक्सिस पे है करंट और X एक्सिस पे है पोटेंशियल वोल्टेज, I अपॉन V। तो I अपॉन V क्या होगा? ओम्स लॉ आपको पता है ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू I इंटू R, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए, यहां से हम चेक करें तो इट मीन्स R इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन I। आई होप दिख रहा होगा सबको। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, लेकिन यहाँ पे ये ग्राफ है I अपॉन V, यानी कि बेसिकली ये क्या कह रहा है? ये ग्राफ किसका है? 1/R का ग्राफ है, R का ग्राफ नहीं है, 1/R का ग्राफ है। यानी कि जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा होगी बेसिकली वो सबसे छोटा होगा, और जिसकी स्लोप यानी कि जो पोटेंशियल की तरफ होगा ना, वैसे भी इसका कॉमन शॉर्टकट सिखाता हूँ। पोटेंशियल के नज़दीक जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, करंट के जो नज़दीक होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ओके, अभी क्या कह रहा है? नाउ इफ एक काम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया है क्या? क्लियर? ये आपको समझ में आ गया है? तो हम इसी पे सॉल्व कर दें या नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करें? ठीक है, तो इसी पे कर देते हैं। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। इसके लिए हम कुछ कलर क्या ले लें? येलो ले लेते हैं और थोड़ी इसकी मोटाई कम कर देते हैं। ओके, तो नाउ
इफ द रिवर्स द डायग्राम, अगर डायग्राम को हम उल्टा कर दें, यानी कि अगर यहाँ पे वोल्टेज आ जाए और यहाँ पे करंट आ जाए, तो मैंने शॉर्टकट आपको बता ही दिया है वैसे भी, और V और I कर देंगे तो ये ओम्स लॉ बन जाएगा, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट का ग्राफ हो जाएगा, स्लोप रेजिस्टेंस बताएगा। पिछले वाले ग्राफ में यानी ग्रीन वाले ग्राफ में स्लोप 1/R बता रहा था, बार बार कह रहा हूँ। येलो वाले ग्राफ में यानी जब हमने रिवर्स कर दिया है, करंट को यहाँ कर दिया, वोल्टेज को यहाँ कर दिया, नाउ द स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस, while in the earlier case it was representing 1/resistance resistance. Okay, fine. तो वैसे भी शॉर्टकट मैंने बता ही दिया है, जो वोल्टेज के सबसे नज़दीक है, तो यानी कि R1, अभी R1 सबसे बड़ा हो जाएगा, R2 तो वहीं रहेगा, R3 सबसे छोटा हो जाएगा। ये फर्क पड़ेगा अगर हमने, ठीक है, इनको, इस ग्राफ को उल्टा पुल्टा कर दिया तो। ओके, बात समझ में आ गई है? आगे चलें। इस पे कोई और डाउट आएगा ऐसा कुछ तो हम आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इस पे किसी और तरीके का डाउट आपको आगे आएगा तो आगे और ऐसे सवाल आएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R। तो एक कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिफॉर्म सिलेंडर है जो L लंबाई है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका रेजिस्टेंस है R। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। A है एरिया, L है लेंथ। रो मतलब रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, मतलब बेसिकली वो किस मेटल का बना है उस पर डिपेंड करता है। हर मेटल के लिए रेसिस्टिविटी डिफरेंट होती है। मतलब वाली बात क्या है कि रेसिस्टिविटी तो मेटल का है और वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। तो जब भी आपको फार्मूला दिखे ना, ऐसा फार्मूला दिखा कि सर R इज इक्वल टू रो L बाई A, वे गधों, काम की बात इसमें ये है कि दिस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, while दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बाकी वो तो कांस्टेंट है। तीसरा वाला भाई जो है ना रो, वो तो मटेरियल जब तक चेंज करोगे नहीं तब तक चेंज होगा नहीं। तो चेंज क्या हो रहा है अभी पता नहीं, आगे क्या होगा। तो ये तो बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ तो L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस R है, ये गिवन है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन other conductor of same material and same resistance but of length 2L in terms of R H, in terms of A होना चाहिए आई गेस। वो कह रहा है सेम मटेरियल सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ 2L कर दिया गया है। तो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस को सेम ही रखना है, लेंथ 2L हो गया है, मटेरियल सेम है, सो यानी रो चेंज हुआ नहीं है, तो इसका भी R ही रखना है। क्लियर? बात कुछ समझ में आ रही है क्या? यानी कि मोटा मोटी आपको ये कह रहा है कि L अपॉन A मस्ट बी इक्वल टू 2L अपॉन यहाँ पे X। इसको क्या करें, क्या करें भाई साहब बताओ? अगर हमको R सेम रखना है तो, है ना, यही तो मुद्दा है ना। सोच के देखो क्या कह रहा है कि लेंथ को डबल कर दिया हमने, रेजिस्टेंस लेकिन सेम रखना है, सेम मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, सेम रेजिस्टेंस बट ऑफ लेंथ 2L। तो द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अनदर कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ R नहीं होना चाहिए, इसका आंसर, इसका इन टर्म्स ऑफ A होना चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, A के टर्म्स में। तो भाई साहब 2A करना होगा, सिंपल है। अगर L को 2L किया है तो A को भी यहाँ पे 2A करना पड़ेगा ना गुरु, तभी तो ये रेशियो सेम रहेगा। आप रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A, है ना। तो यानी कि R
इज इक्वल टू रो चेंज हुआ नहीं है, एल को आपने 2L कर दिया है तो एरिया को भी 2A लिखना पड़ेगा ना, तभी तो सेम रहेगा, हाँ या ना? ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पक्का? प्रोसेस कर लो इसको, कोई कंफ्यूजन है तो मैं यही हूँ, आप यही हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, पूछिएगा। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हो। ठीक है, मार्कर भैया आओ। Calculate the resistance of a metal wire of length 2m and area of cross section 1.55 into 1.6 है या 106 है, 106 मीटर स्क्वायर इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल। ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड है भाई। नहीं, अभी मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल अपॉन ए। रो कहाँ गया, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ये दिया हुआ है ओम इंटू मीटर। ओम मीटर में जो दिया हुआ है ये क्या है, ये रेजिस्टिव, रो बोलते हैं इसको। ठीक है, रो, आई थिंक यही होता है, चेक कर लेना, वैसे यही होता है। तो ये रेजिस्टिविटी, ये मेटल के लिए होता है स्पेसिफिक। ये जो आपका दिया हुआ है दिस, ये क्या है, ओके समझ गया मैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कंप्यूटर जी। ये बेसिकली ये है 1.55 इंटू 10⁻⁶ वाला, ये वाला एरिया है सर, स्क्वायर, एंड द लेंथ इज 2 मीटर। तो भाई साहब सॉल्व कर लो, करना पड़ेगा क्या, नहीं कर सकते हो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो कितना है, 2.8 इंटू 10⁻, ये भी -8 है, ये सफिक्स की सुपरस्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, एडिटर साहब को बोलना पड़ेगा, इंटू 2 मीटर, सब SI यूनिट में ही गिवन है, तो किसी का भी यूनिट भी चेंज नहीं करना है। नो नीड टू चेंज द यूनिट सिस्टम ऑफ द क्वेश्चन। 10⁻⁶, ये मीटर स्क्वायर में होगा, ये ओम मीटर में इसका यूनिट ओम मीटर होगा, तो सारे मीटर कैंसिल होंगे, आंसर जो भी बचेगा ओम में बचेगा। तो पहले तो देखो 10⁻⁸ है, उसमें से ये 6 जाके ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 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 6 भी तो निगेटिव में हो जाएगा ना, ये तो बहुत लो रेजिस्टेंस बनेगा भाई। अब बनेगा तो बनेगा, मैं क्या करूं। और ये 2 है तो ये 5.6 हो जाएगा, 2.8 इंटू 1.55, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, चेक करो, ये -14, और जो आंसर आएगा ये ओम में आएगा, है ना। 15 दिया 45, 15 चौका 60, 4 के नीचे ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली। कैलकुलेटर में यूज कर नहीं रहा हूँ तो आप चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। ओके, आगे तो सिंपल था यार, फार्मूला बेस्ड था, एकदम लेवल 1 क्वेश्चन था ये, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस का लेवल 1 क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें कोई दम है या ये भी वैसा ही लल्लू सवाल है। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम if it is melted and drawn into a wire of half its original length, calculate the resistance of the new wire, what is the percentage change in the resistance। भाई साहब ये थोड़ा सा चालाकी किया है ना, ये फिगर इससे रिलेटेड है कि नहीं है आई डोंट नो, बट देयर इज अ चालाकी। क्या चालाकी है, a wire has a resistance of 16 ohm, fine, it is melted and drawn into a wire of half of its original length। तो फिगर तो सही है, आंसर सही है कि नहीं है आई कांट से। फिगर सही है कि उसको मेल्ट कर दिया, लेकिन कैच इन द क्वेश्चन क्या है सर, ध्यान से, मेल्टेड
तो यानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। पहले जो वायर था आपने उसको मेल्ट किया, आपने उसको रीडिजाइन किया, रीस्ट्रक्चर किया, अब उसका वायर छोटा कर दिया, तो सर उसकी मोटाई तो बढ़ गई होगी ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बढ़ गया होगा। गॉट इट? तो वैसे तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं चाहूँ तो आपको वो बता सकता हूँ, ठीक है? तो वो शॉर्टकट तो है ही है, लेकिन पहले समझते हैं, थोड़ा सा मैथ समझते हैं उनके लिए जो फंडामेंटली थोड़े से जिनको दिक्कत होती है, स्ट्रगल करते हैं। भाई साहब समझो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, मेल्ट करके वायर को रीडिजाइन किया गया है। अब वॉल्यूम क्या होता है सर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, है ना? अगर ये वायर है तो ये एरिया है और ये लेंथ है, क्लियर? तो एरिया और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन तो वॉल्यूम होगा, तो एरिया 1 लेंथ 1 मस्ट बी इक्वल टू एरिया 2 लेंथ 2, यानी कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू क्या हो गया सर? L2 अपॉन L1। अच्छा, L2 अपॉन L1 क्या कर दिया गया है? नया लेंथ जो है वो हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल है। L2 अपॉन L1, L2 एज इसको तुम वैसे कर सकते हो कि दिस इज 1/2 L1 अपॉन L1, तो ये कट गया, यानी कि 1/2। मैं एकदम बहुत ब्रेक करके समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या निकला सर कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो A2 इज इक्वल टू 2A1। यानी A2 डबल है सर, क्लियर? वॉल्यूम अगर सेम रखा गया है तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा सर? R डैश, रो मटेरियल चेंज हुआ नहीं है, L2 डिवाइडेड बाई A2। L2 सर क्या कह रहा है? L2 इज हाफ ऑफ L1, तो L2 इज हाफ ऑफ L1, रो है, रो गया नहीं है कहीं, एंड द A2 इज ट्वाइस ऑफ A1। तो यानी बेसिकली ये क्या निकला? 1/4, ये 1/2 और ये भी 1/2 है ना? मैथ्स में फंडामेंटल गलती मत करना। रो L1 अपॉन A1, और रो L1 अपॉन A1 कितना उसकी वैल्यू गिवन है? आई गेस 16 गिवन है ना, 16 ओम। तो ये बेसिकली 1/4 इंटू 16 इज इक्वल टू 4 ओम। सो राइट आंसर था। यहाँ जो लिखा था वो क्वेश्चन आंसर लीक था बेसिकली। ओके, एडिटर साहब इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का आंसर लीक मत किया कीजिए, लेकिन ठीक है चलेगा, मस्ती करते हैं। अच्छा एक बात समझो, अब तो मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं है, ध्यान देना, ये तभी ये शॉर्टकट काम करेगा अगर वॉल्यूम चेंज नहीं है, यानी वायर को स्ट्रेच किया गया है, वायर को मेल्ट करके छोटा किया गया है, स्ट्रेच किया गया है, यानी वायर का वॉल्यूम अगर चेंज नहीं है तभी ये काम करेगा। क्या काम करेगा? न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ के चेंज का स्क्वायर, लेंथ के चेंज का डिवाइडेड बाय नो 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 सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इनटू चेंज का स्क्वायर। क्लियर? नया रेजिस्टेंस इनटू, तो यहाँ पे चेंज कितना था देखो तो, पुराना रेजिस्टेंस तो 16 ओम है ही, चेंज कितना था? मेल्टेड एंड हाफ, यानी चेंज का स्क्वायर कर दो सीधे, तो 16 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन याद, रिमेंबर, नोट कर लो दिमाग खोल के, क्या बोला मैंने कि ये तभी यूज होगा जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो। क्लियर? चले आगे। कितने सवाल और हैं भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के? ले लेते हैं, ज़्यादा है नहीं, मेरे ख्याल से ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, तो फिर ब्रेक लेंगे, गर्मी लग रही है मुझे थोड़ी सी। येलो पॉइंट ही, ईच रेजिस्टेंस इज 9 ओम, सीरीज पैरेलल। मान लो लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सब 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, ये भी 9 ओम है। ओके, अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी कहीं पे पाथ बटेगा, रास्ता बटेगा,
है ना, यानी कि ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। क्लियर? तो यानी कि ऊपर वाला पाथ और नीचे वाला पाथ, जैसे दो पाथ अलग अलग हुए यानी दोनों आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक तरीका क्या सिखाया था कि करंट ऐसे गया, करंट बट गया, करंट डिवीजन रूल, और समझाऊंगा कभी, है ना। तो ये पोलैरिटी प्लस और ये पोलैरिटी प्लस, तो अगर प्लस प्लस और इधर से करंट वापस आके फिर दोनों मिल जाएगा यहाँ पे इधर, तो करंट आ रहा है माइनस माइनस, तो यानी कि जब प्लस प्लस और माइनस माइनस एक साथ हो तो भी पैरेलल कहते हैं। उतना डिटेल में नहीं भी समझना है तो सिंपल सिंपल, ये तो सवाल सिंपल है, इसमें पाथ बट ही रहा है करंट। ठीक है, तो यानी ये दोनों भाई जो हैं ये हैं सीरीज में, क्योंकि इसका प्लस जहाँ करंट एंटर किया प्लस, करंट जहाँ पे निकला ट्रेल किया माइनस, जहाँ पे एंटर किया प्लस, जहाँ पे निकला माइनस, तो अल्टरनेट पोलैरिटी, या एक ही रास्ते में जितने घर पड़ेंगे, कि मेरी एक ही गली में ये भी घर था और इसी गली में आगे गया तो ये भी घर था, तो सेम गली में अगर घर पड़ रहे हैं तो सीरीज में है, उसके साथ वाली पैरेलल गली में पैरेलल। ओके, तो यानी कि सर इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 18 हो गया ना, 9 + 9, हाँ या ना, ये तो सिंपल था भाई। 18 और 9 का पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट, पैरेलल का डायरेक्ट फार्मूला या तो वो तरीका है 1/r1 + 1/r2 करोगे, उसमें 99% टाइम्स आप गलती क्या करते हैं, याद रखना वो फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। आप इधर तो सॉल्व कर लेते हो लेकिन उसको पलटी मारना भूल जाते हो, 1/r की वैल्यू निकलती है, आप वही वैल्यू रख देते हो सवाल में। इसीलिए मैं उससे बचने के लिए क्या करता हूँ, उसको रिजॉल्व करके मैं ऐसा लिख लेता हूँ r1 r2 / r1 + r2। तो इसमें भूलने का चांस खत्म, डायरेक्ट रख दो। मैंने कुछ नहीं किया भाई, उसी को उल्टा करके लिख दिया, ध्यान से देखो अगर, तो क्या है सर, 18 × 9 / 18 + 9, 18 + 9 कितना होता है, 27 होता है ना, पक्का ना, हाँ। तो 9 × 27 और 3 × 6 = 18, तो 6 Ω इज द आंसर। ओके, ये तो हलवा सवाल था यार, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना गलत बात है कि हलवा था, हो सकता है जो पहली बार बना रहा हो कोई बच्चा डिमोटिवेट हो जाए कि मेरे लिए हलवा नहीं था, सबके लिए होता है। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला सवाल भी बनाना पड़ेगा या समझ में आ गया है? मैं ना इस नीचे ये चौकी है, तखत है, ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ, तो इस पर तो ये आवाज़ करती है इस पर चलने पे, तो एडिटर महोदय जहाँ भी ये कच करे वो वाला पार्ट काट दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि या तो इधर या उधर कहीं खड़े होकर बात करूँ। ओके, तो ये ए है, ये पॉइंट बी है, अगेन सारे 9 Ω है, सारे 9 Ω है भाई। अब देखो, ये पहले यहाँ देखो, यहाँ तक तो सेम करंट निकल के आया, सेम करंट आया, कोई यहाँ पे करंट आके बट गया इस पे और इस पे, और फिर इधर जाके मिल गया, यानी ये 2 9 जो थे वो दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, कैसे, करंट बटा ना, देखो यहाँ पे आया होगा, यहाँ तक तो सेम करंट है ना, सेम पाइप, सेम पानी का फ्लो आया, यहाँ पे ये 2 रास्ते हैं, तो 2 रास्ते के लिए करंट को ऑप्शन मिल गया, करंट बट गया, और फिर उधर जाके मिल गया वापस, है ना। तो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, 2 अलग अलग गली में घर पड़ रहा है, तो दोनों घर आपस में पैरेलल हो गए। ओके, पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/9 + 1/9, ऐसा ही करके आप सॉल्व करते हैं, फिर उसको पलटी मारना भूल जाते हैं, 1/9 + 1/9 = 2/9, और पलटी मारेंगे तो 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5 या 9/2। वैसे भी शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, जब इक्वल होना, इक्वल 9 9 है, 10 10 है ना, 18 18 है, इक्वल वैल्यू के लिए बता रहा हूँ। पैरेलल है तो जितने भी पैरेलल है उतने से डिवीजन कर दो, यहाँ 2 है /2, 3 है /3, 4 है /4। समझ में आया क्या, जितने रेजिस्टेंस लगे हैं लेकिन सेम वैल्यू के। ओके, तो 4.5 और 9, तो राइट आंसर इज
13.5 R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए, या इसको R A और B भी लिख सकते हैं। 13.5 ओम यूनिट लिखना ना भूलें। ठीक है, चले आगे। ओके, identical resistors are first presented in series and then in parallel. Find the ratio of equivalent resistance in two cases. ये भी बताना पड़ेगा। तो सीरीज में इक्वल है ना, आइडेंटिकल इक्वल है, तो यानी एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस R है। तो पहले सीरीज में किया भाई रेजिस्टेंस R और R, तो वैल्यू कितनी हो गई सर 2R। फिर उसी को पैरेलल में किया सर R, ये पैरेलल है, पैरेलल में करंट डिवीजन होता है, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। फिर से रिपीट कर दूं, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, वोल्टेज होता है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज नहीं होता है। इस पे हम कभी और भी आगे चर्चा करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने अभी बताया था कि जब इक्वल हो और 2 हो तो क्या कर देना है, सीधे R/2। अब आपको इनका रेशियो निकालना है, यानी कि 2R डिवाइडेड बाई R/2 है ना। ये सीरीज वाला था, ये पैरेलल वाला था। सीरीज और पैरेलल का रेशियो 2R अपॉन R/2। भाई साहब गलती मत करना, ये 2 ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो रेशियो विल बी 4:1, 4:, चलो ये लंबा है भाई साहब। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery and 3 cell of 2 volt each. पहले तो 3 वोल्ट, 3 of 2 volt each, 1 2 3। सो बेसिकली टोटल वोल्टेज कितना हो गया सर, 6 वोल्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। A combination of 3 resistor of 10, 20 and 30 connected in parallel. Okay, so 10, 20, 30, 10, 20 and 30, these all are connected in parallel. Okay, a plug key and a ammeter all connected in series. एक एमीटर लगा दो यार और एक की लगा दो, प्लग की का नोटेशन ऐसा होता है, और इसको कहीं भी लाके जोड़ दो, ऐसा नहीं है कि यहाँ ऊपर, ये तीनों पैरेलल ही कहलाएंगे। ओके, यूज द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। भाई इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है। 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 क्या हो गया सर इनका, ये है सर 1/R, रिमेंबर। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 30 और 20 का 60, तो कितना हो गया सर 6 + 3 + 2, तो कितना हो गया सर 9 2 11, 11/60। लेकिन याद रखना ये 1/R था, इसलिए R कितना हो गया सर 60/11 ओम। बस ये पलटी मारना भूल जाते हैं हम लोग, ये भूलना नहीं है ना। फर्स्ट का आंसर इज कितना हो गया, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 60/11 ओम। टोटल करंट इन द सर्किट, यानी एमीटर की रीडिंग कब होगी, अगर ये स्विच ऑन है तो स्विच को ऑन किया है तभी करंट फ्लो करेगा, कॉमन सेंस है। तो करंट कितना हो जाएगा सर, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया,
टोटल करंट स्विच ऑन है, प्लग हमने ऑन कर दिया है, एमीटर की रीडिंग बतानी है, बता दो भाई साहब, ओम्स लॉ लगा दो, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना, I इज इक्वल टू वी आर भाई, सॉरी आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, सॉरी V इज इक्वल टू, गर्मी है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ओके, तो V कितना हमने लगा दिया, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 2 वोल्ट ईच, 3 सेल्स यानी कि 2 इंटू 3 या 2 + 2 + 2 6 वोल्ट, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना था सर, 60/11, 60 नीचे चला गया, 11 ऊपर आ गया, तो कितना हो गया सर, 6 से 10 कट गया 60, यानी कि 1.1 एम्पियर। इसका आंसर हो गया 1.1 एम्प। एंड द थर्ड, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ए भैया अब करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। ये एक और तरीका बता दो, शॉर्टकट भाई, 6 वोल्ट तीनों के लिए तो सेम ही है ना, पैरेलल में मैंने अभी बताया था पीछे, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, तो तीनों के लिए तो I10 इज इक्वल टू I20 इज इक्वल टू एंड I30 इज इक्वल टू I10। बैटरी सबके लिए सेम है भाई साहब, तो यही रूल लगाते जाओ, देखो तो क्या हो जाएगा सर, 6 बाई रेजिस्टेंस 10, 6 बाई 20, 6 बाई 30, बताना जरा, 6 बाई 10 तो 0.6 हो गया, 6 बाई 20 कितना हो गया, 0.3, और ये कितना हो गया, 0.2 एम्पियर, सब एम्पियर है। अब जरा एक ट्रिक चेक करो तो, 0.6 + 0.3 + 0.2, 0.6 + 0.3 0.9 + 0.2 1.1 नेट करंट, टोटल करंट, तो करंट डिवीजन हमारा सही हो गया। क्यों ये हो गया आसानी से, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस और नहीं था, तो जो नेट वोल्टेज था वो इफेक्टिव टोटल सर्किट के लिए भी सेम है और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए भी सेम है। ओके, अच्छा सवाल था। चलो अब बनाओ, ऐसे और सवाल लेके आते हैं हम लोग, है ना, और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, आप भी बनाइए और आप भी भेजिए, हमारे पास बहुत क्वेश्चन बैंक है, चिंता मत करो, बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत, पूरी वेबसाइट भर जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन से और कस्टमाइज क्वेश्चन शीट से, है ना। आप जैसे हैं, जो आपको जैसी बात समझ में आती है, हम पहले आपके कंफर्ट जोन में ही आपको सवाल देंगे, क्योंकि हम आपको डराना नहीं चाहते, हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो पहले थोड़ा तुम मोटिवेट हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, पहले बिलीव आए कि नहीं मेरे से होता है, मैं कर लूँगा, फिर हम उसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसके लिए चाहते क्या है कि हर बच्चे का ना लेवल हमको एग्जैक्टली पता चले, तो हम उसको उतना ही फीडिंग दें जितनी उसकी कैपेसिटी है, एंड ग्रेजुअली उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पहले हम उसका इंटरेस्ट एरिया और प्रोवोक करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका रिटेंशन बढ़े। हम आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट करके दें कि आप खुद पढ़ें, आपको लगे कि वाह मज़ा आ रहा है, थोड़ा और ट्राई मार के देखें क्या। सो ठीक है, मतलब आदत है यार, निकल जाती है बात। चलो मिलते हैं।